सितम यह है कि खुले आसमान तले पड़े इन लोगों के जख्मों पर मरहम रखने वाले हुक्मरानों को बैरूनी दौरों से ही फुर्सत नहीं मिल रही। सच ये भी है पीडीएम की 13 जमाती हुकूमत के आसाब पर इस वक्त सिर्फ इमरान खान छाया हुआ है और इनको ये नजर आ रहा है कि अब इस हुकूमत को लाने वाले भी परेशान हैं, आवाम भी परेशान है। भाई साहब, मैं जिस शहर में बैठा हूँ ना, यहाँ एक फिरौन हुआ करता था, उसका नाम था अल्ताफ हुसैन। जब -1 होने वाला था तो उससे पहले वहाँ शोर शराबे की आवाज़ें आती थी, -1 नहीं होने देंगे। मुख्तलिफ जगह के क्रिमिनल रिपोर्टर्स ने हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट को हबीबुल्लाह साहब को रब्ता किया और उनसे एक हसरत का इज़हार फरमाया कि कितना पैसा और कहाँ। अल्लाह का शुक्र है सैलरी टाइम पे है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 120 गज के घर में और सेकेंड हैंड गाड़ी में मस्त हूँ, वजीर से भी ज़्यादा मज़े लूट रहा हूँ। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सियासी मैच के सनसनीखेज लम्हात की, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात की और मसला कश्मीर नजरअंदाज क्यों। सैलाबी रैले तबाही मचाते समंदर में जा गिरे, लेकिन सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात हैं कि बढ़ती ही जा रही हैं। घर की नेमत छिन चुकी, खाने पीने के लाले पड़े हैं। सितम यह है कि खुले आसमान तले पड़े इन लोगों के जख्मों पर मरहम रखने वाले हुक्मरानों को बैरूनी दौरों से ही फुर्सत नहीं मिल रही। जबकि सैलाब के बाद मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। गैस्ट्रो, डायरिया, मलेरिया, बुखार कहर बनकर टूटे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सुबह सिंध में अब तक 318 सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ वबाई अमराज की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। इससे बड़ा सितम यह है कि मुश्किल की इस घड़ी में हुक्मरान मुल्क में ही मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म पहले उज़्बेकिस्तान के दौरे पर थे, वहां से मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए लंदन चले गए और लगे हाथ बड़े भाई से सियासत और हुकूमत बचाने पर मुशावरत भी कर ली और अब वहां से अमरीका रवाना हो गए हैं। सैलाब में डूबे मुसीबत के मारे ये पूछ रहे हैं कि इन पर हुक्मरानी करने वाले मुल्क में कब तशरीफ लाएंगे। कड़वा सच यही है कि पीडीएम की हुकूमत से ना मुल्क संभल रहा है, ना मईशत, ना सियासत काबू में है, ना सिफारतकारी। इसका अंदाजा इससे लगा लें कि वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए उज़्बेकिस्तान गए। इस दौरे में शहबाज शरीफ को आलमी रहनुमाओं का मरकज़ निगाह दिखाने के लिए हुकूमत ने क्या क्या जतन किए, मगर आप देखिए कि इस अहम मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसला कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। यह भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कुर्बत का असर था या कुछ और, फिर भी कश्मीर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खतरा भांप कर अब हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में खिताब के दौरान मसला कश्मीर को ना भूलें। सच ये भी है पीडीएम की 13 जमाती हुकूमत के आसाब पर इस वक्त सिर्फ इमरान खान छाया हुआ है। इसकी तवज्जो इमरान खान को काबू करने के लिए मुकदमेबाजी, फतवेबाजी और बयानबाजी पर मरकूज है। अंदाजा इससे लगाएं कि आज मीडिया से बात करते हुए मरीम नवाज साहिबा का कहना था कि वो इमरान खान, उनके लिए तो इमरान खान नॉन इशू है, मगर मीडिया से मरीम की पूरी गुफ्तगू सिर्फ इमरान खान के बारे में ही थी, क्योंकि इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत ने हुकूमत को चारों शाने चित कर दिया है। देखना यह है कि अब वो इलेक्शन से मुतालबे से कितनी देर राह फरार इख्तियार करती हैं। क्या आखिरी कॉल देने की नौबत आएगी या पहले ही ऐलान हो जाएगा? इसी सवाल का जवाब लेंगे सिद्दीक जान और नूरुल आरिफीन मेरे साथ हैं। सिद्दीक जान, मरकज तो इमरान खान ही है। जिस तरह मरीम साहिबा का मैंने हवाला दिया, कहती है कि नहीं वो नॉन इशू, उनकी तो बात ही ना करें, लेकिन फिर सारी बातें, सारी प्रेस से टॉक उसी बारे में होती है। हुकूमत को देख लें, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानात को देख लें, सैलाब ज़दगान के लिए पहुंचेंगे तब देख लें, यानी कोई भी हो, मईशत की बात हो रही है, किसी तरफ भी बात हो रही है। मुराद अली शाह साहब से पूछें तो उनसे वो कहेंगे जी मैं तो इलेक्शन की बात आए तो चैनल चेंज कर देता हूं, यानी सबका महवर इमरान खान ही है। तो क्या आपको लगता है कि ये इमरान खान साहब जो कॉल देने वाले हैं लॉन्ग मार्च की, उसकी वजह से है? देखें, ये जो आपने बात की पीएम की जमात की और कि इनका महवर इमरान खान है, तो ज़ाहिर है उसमें वाज़ेह तौर पर हमें नजर भी आ रहा है और इनको ये भी नजर आ रहा है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं और इनको ये भी नजर आ रहा है कि मामला तेजी से इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं।
इसलिए इनकी परेशानी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और इनको ये नजर आ रहा है कि अब इस हुकूमत को लाने वाले भी परेशान हैं, आवाम भी परेशान है। एनर्जी प्राइसेस जो है, ना इसमें घर चल सकता है, ना इंडस्ट्री चल सकती है, ना सनत चल सकती है, ना किसान फसलों को पानी लगा सकता है। और हम खुदा न खास्ता सजाई किलर की तरफ जा रहे हैं। और जो महंगाई है उसमें लोगों का जीना जो है वो मुश्किल हो चुका है और आगे भी मजीद तबाही और बर्बादी आ रही है। तो इनको पता है कि अब किसी कोई वजह एक जब नहीं रहेगी कि इस हुकूमत को बरकरार रखा जा सके, इसको इसी तरह से सलत रखा जा सके। इसलिए इनकी हर चीज जो है वो इमरान खान के गिर्द है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान के हवाले से अगले जो है वो 2 से 3 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के लिए। उसकी रीजन ये है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में ही इमरान खान के हवाले से इलेक्शन कमीशन में से ऐसे फैसले आने हैं कि अगर इमरान खान को रखना है तो इन 2 से 3 हफ्तों में ही वो फैसला आ जाएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इमरान खान भी कल चकवाल के जलसे में आपने देखा कि वो बहुत एग्रेसिव थे, वो हर हवाले से एग्रेसिव थे। वो जो डील की बातें चल रही थी, वो जो बैकडोर रस्तों की बातें चल रही थी, कल वो एकदम तोड़ गई हैं। यानी ये बात तो तय है कि इमरान खान अब किसी डील के नतीजे में नहीं आना चाहते, ना ही वो किसी में आएंगे। वो सिर्फ उनका मुतालबा बार बार एक है और उसके लिए उनके पास काफी मजबूत दलाइल हैं कि गैर जानिब के बिल्कुल शफाफ इलेक्शन करवाए जाए और शफाफ इलेक्शन करवाने के जो भी इक़्तिदार में आए वो इक़्तिदार में आकर और वो हुकूमत बनाए और वो बड़े फैसले करे। और बड़े फैसले नहीं करने चाहिए। और जो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ के साथ, वो भी कोई उसमें फैसला सामने नहीं आया। और ये जो खबरें मीडिया से जारी करवाई गई कि जनाब वो फैसले कि हमने मुद्दत अपनी पूरी करनी है, तो ये इंतहाई फजूल बात है। मुद्दत पूरी करेंगे कैसे? अब मुद्दत पूरी करेंगे जो आपने अवाम की हालत कर दिया है, अब आवाम में जा नहीं सकते। ऐसे डॉलर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, इंपोर्ट्स जो हैं वो आपसे कम नहीं हो रही, एक्सपोर्ट्स आपसे बढ़ नहीं रही, रेमिटेंसेस आपके दौर में कम हो गए हैं, टैक्स कलेक्शन आपके दौर में कम हो गई है, कोई उम्मीद नजर नहीं आती, ग़िज़ाई किल्लत की तरफ मुल्क बढ़ रहा है। तो किस तरह से ये जो है वो आगे अपने आप को बरकरार रखेंगे और इनको बरकरार रखने के लिए कोशिश करने वाले कैसे ये कोशिश करेंगे? अजीब बात ये है सिद्दीक जान के जितनी भी इत्तेहादी जमातें हम देखें जो इमरान खान साहब के साथ थी, उन्होंने शिकवा किया था महंगाई का, उस पर भी हम बात करेंगे। MQM के हवाले से जिस तरह हम देख रहे हैं राना बनाने गए हैं, आरिफीन नामा भी कराची के हवाले से होगा प्रोग्राम में। लेकिन आरिफीन मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं मुझे शिकवा इस बात का है कि जी इमरान खान के खिलाफ इस हुकूमत ने कोई कार्रवाई उस तरह से नहीं की। यानी उनको महंगाई का शिकवा नहीं है, उनको सैलाब ज़दगान की सही तरह मदद करने का शिकवा नहीं है। उनको भी अगर शिकवा है इस हुकूमत से तो इमरान खान के हवाले से। मरियम साहिबा जो है कहती हैं जी वो, अब मैं लफ्ज़ नहीं बोल सकता, वैसे पैमरा ने उनकी तकरीर तो बराह रास्त दिखाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए कुफ्र के हवाले से और वो एक जानवर के बोलने के हवाले से जिस तरह होता है, मुझे तो शर्म आती है टेलीविजन पर बैठकर इस तरह से बात करते हुए। उन्होंने कहा जी इमरान खान ये करता है वो करता है, तो महबर सारा इमरान खान है। फवाद चौधरी कहते हैं जी नून लीग की क़यादत अब तक इंतहाई गैर सियासी रहमकाना फैसले कर रही है, लेकिन वो तो बड़े अच्छे फैसले कर रहे हैं। नैब के हवाले से आप देख लिए केसेस खत्म, तो इन्होंने कहा था कि नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता, अब केसेस खत्म हो गए, अब मुल्क चलेगा। इमरान खान को अब जिस तरह माइनस करना चाहते हैं उसके बाद अब मुल्क चलेगा। अब ये नई शर्त है कि इमरान खान को माइनस करें फिर मुल्क चलेगा। भाई साहब, मैं जिस शहर में बैठा हूं ना, यहाँ एक फ़िरौन हुआ करता था, उसका नाम था अल्ताफ हुसैन और उसके गैंग का नाम था मुत्तहदा। जब -1 होने वाला था तो उससे पहले वहाँ शोर शराबे की आवाज़ें आती थी, -1 नहीं होने देंगे, -1 नहीं हो सकता, अवाम की ताकत -1 को बदल देगी, के फैसले को बदल देगी। मैं आपको पाकिस्तान की सियासत का एक ऐसा कड़वा सच बता रहा हूँ जो आप जानते तो हैं, हम सब जानते तो हैं, लेकिन शायद बोलने की जहमत हमें नहीं होती है। माइनस जब कभी भी होना होता है ना, तो इसमें अवाम और अवाम के फैसले का कोई अमल दखल नहीं होता। ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए जी। कोई कितना मकबूल है, कोई कितना गैर मकबूल है, इस बात से कोई सरोकार नहीं होता -+ करने वालों को। ठीक, ये सब चीज़ें, मैं इसको किसी की ख्वाहिश पे ताबीर नहीं करता, मैं इसको किसी के गिर्द नहीं घुमाता। मैं ये समझता हूँ कि ये सब चीज़ें नविश्ता दीवार होती हैं, नविश्ता दीवार होती हैं। पानी का बुलबुला जो होता है उसकी उम्र कितनी होती है? मैं आज रम्ज़ में बात कर रहा हूँ, ज़रा समझिएगा। पानी के बुलबुले की उम्र बड़ी मसनूई होती है, वो फूलता है और खूब फूलता है, लेकिन फिर जब उसमें से हवा निकल जाती है
तो फिर कुछ बाकी बचता नहीं है। आप कितना ही शोर शराबा करें, अपनी बसारत को धोखे का ताना दे डालें, लेकिन बहरकैफ हकीकत जो है वो उसी तरह से होती है जिस तरह से आपको नज़र आ रही होती है। अब आप लाख सर पटकें, कुछ होना हवाना नहीं है। बाकी रह गई बात मौलाना फजलुर रहमान की, तो क्या ये पहली दफ़ा है कि जो मौलाना फजलुर रहमान ने अपना क़िबला और काबा इक़्तिदार को समझा है? माज़रत के साथ, मैं एक सियासी रहनुमा फजलुर रहमान साहब की बात कर रहा हूँ, मैं एक जय्यद आलिम दीन मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बात नहीं कर रहा। बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं स्कूल जाया करता था। बेनज़ीर भुट्टो का दौरे हुकूमत नारों से ताबीर था कि औरत की हुक्मरानी इस्लाम में जायज़ नहीं। उसके बाद चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ मफाहमत भी हुई, बेनज़ीर भुट्टो को वज़ीर आज़म भी न सिर्फ बर्दाश्त किया गया बल्कि उसकी शान में ज़मीन आसमान के क़ुलाबे मिलाए गए, उसके साथ शिराकत, ये बंद करो यार, ये मौज़िज़ सारिफ, अच्छा चलिए, उसके साथ शिराकत इक़्तिदार भी हुई और बहुत सारी और मामलात भी हुए। अच्छा आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की दहलीज तक चल के गए थे। उस एक वक्त में कराची में ब्लड शेड हो रहा था और मौलाना मुताद्दिद मरतबा MQM पर बराह रास्त अपने कारकुनों के, अपने तलबा के कत्ल का इल्ज़ाम MQM पर, MQM के दहशतगर्द विंग पर लगा चुके थे। उसके बावजूद भी मौलाना वहाँ गए और वहाँ जाकर के फ़ोटो सेशन हुआ, वो एक सियासी मुलाकात भी हुई। तो आज अगर इस तरह का कोई बयान आ रहा है, जैसे आपने पिछले प्रोग्रामों में भी कहा था कि मौलाना बाकायदा बलूचिस्तान की हुकूमत में शिराकत इक़्तिदार की अब तैयारी भी कर रहे हैं, ये सब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे मैं शशदर रह जाऊँ या भौचक्का रह जाऊँ। ये पाकिस्तानी सियासत की कड़वी हकीकतें, इनको इसी तरह से कबूल करना चाहिए। लेकिन आरफीन, जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह मैंने अर्ज किया ना कि नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता, उसका आपने देख लिया कि हुकूमत में आने के बाद जो भी उन्होंने करना था कर लिया, मुल्क फिर भी नहीं चल रहा। अब कहते हैं जी इमरान खान सियासत कर रहे हैं, सैलाब ज़दगान पर तवज्जो देनी चाहिए, तो अब ऐसे लग रहा है कि इमरान खान की वजह से सारी ये खबरें आ रही हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गए, जिसका हमने शुरू में, मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया। गैस्ट्रो की बीमारी हो रही है, मलेरिया फैल रहा है, वबाएँ फैल रही हैं, बुखार से लोग जाँ बहक हो रहे हैं, 318 लोग हो चुके हैं अब तक। अच्छा, अब इसके अलावा जनाब ये कहा जा रहा है जी BISP यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम जो है वो हैक होने की के इंकशाफात हो रहे हैं। तो ये क्या वजह है कि ये हुकूमत सिंध हो, PDM की हुकूमत हो, तवज्जो तो बहुत दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, वो यही कहते हैं जी, उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर जो मेरे मुल्क के अवाम के साथ हुआ है इस सैलाब में, वो मैं लोगों के सामने रखूंगा, मैं जाऊंगा और मदद मांगूंगा। अगरचे वो साथ ये भी कहते हैं जी हमारी मदद करने को कोई तैयार नहीं हो रहा, जिसके पास भी जाते हैं वो कहते हैं मांगने आ गया। मगर ये हो क्या रहा है? रकम की कमी है, क्या वजह है? इतनी बड़ी तबाही है कि हो ही नहीं सकता, या इमरान खान साहब नहीं जान छोड़ रहे PDM की कि वो तनकीद कर रहे हैं, इस वजह से वो तवज्जो नहीं दे पा रहे? जी आरफीन, मेरा ख्याल है आरफीन को शायद आवाज नहीं जा। सिद्दीक जान साहब हमारे साथ हैं? नहीं, अभी सिद्दीक जान से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, उनसे हम कोशिश करेंगे कि बात करें। और जिस तरह अब बात हो रही है इस वक्त सिंध हुकूमत की, और सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि तबाही सिंध में है, उसके साथ साथ बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब के जनूबी इलाकों में। लेकिन चूँकि सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि इलाका जो ज़ेरे आब आया है, 30 से ज़्यादा अजला का कहा जा रहा है कि सिंध में वो ज़ेरे आब, शायद 3-4 अजला ही बचे हैं, बाकी तमाम इस वक्त सैलाब की वजह से तबाह हाल है। और इतनी बड़ी तबाही है कि सिंध हुकूमत ये कह रही है हमारी तो तवज्जो सारी की सारी वहाँ है। फिर सवाल पूछे जाते हैं कि कहते हैं कि जी आप स्कैंडलाइज कर रहे हैं, आप तवज्जो हटा रहे हैं। कभी खबर आ जाती है कि जी जो इमदादी सामान है वो सही तरह से नहीं पहुँच रहा। अब वबाई अमराज फूट रहे हैं, खबरें ये कही जाएगी जी हम तो हर ज़िले में स्प्रे कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुर्तज़ा वहाब साहब करते हैं, शाज़ी मरी साहिबा करती हैं, वो कहते हैं जी हर जगह हम कर रहे हैं। तो फिर ये लोगों के इंतकाल की खबरें, बीमारी की खबरें, आरफीन इसकी वजह क्या है? ये इमरान खान साहब का कसूर है कि वो तनकीद करते हैं, जलसे कर रहे हैं, वो सियासत में एक्टिव हैं, इसलिए PDM तवज्जो नहीं दे पा रही सैलाब ज़दगान पर? नहीं 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 नहीं,
इमरान खान का सैलाब मुतासरीन की मदद से, उनकी बहाली के अमल से क्या ताल्लुक़ है? इमरान खान इस वक्त एक अपोजिशन रहनुमा है। अपोजिशन का काम होता है हुकूमत को जगा के रखना। इमरान खान वो काम कर रहा है। इमरान खान का काम है हुकूमत को परेशान करना। इमरान खान वो काम कर रहा है, सुबह शाम कर रहा है। ठीक है, आप इमरान खान को अपना काम करने दीजिए, लेकिन इमरान खान ने या किसी और ने आपका हाथ तो नहीं रोका। मुराद अली शाह का हाथ तो नहीं रोका, शहबाज शरीफ का हाथ तो नहीं रोका। आप बैरूनी दुनिया से इमदाद मंगा तो रहे हैं, मगर बहुत माजरत के साथ, मैं जैसा कि आपसे पहले भी कह चुका हूं, 90 से 95% इमदाद मेरे ईमान का हिस्सा है, ऐसे ही पेटों में चली जाएगी। ये जो जहाज भर भर के बाहर से आ रहे हैं, करोड़ों डॉलर, करोड़ों पाउंड, करोड़ों यन, फलाना, ये कहां जाएगा भाई? माजरत के साथ हमारे यहां, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे यहां जो पॉलिटिक्स है उसमें हर डिजास्टर एक अपॉर्चुनिटी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आपने उसामा साहब कभी ये सुना कि किसी सियासी रहनुमा ने अपने महल के दरवाजे मुतासरीन फलां फलां के लिए खोल दिए? आज भी आप इस किस्म की कोई खबर नहीं सुन रहे हैं। सिंध पूरा डूब चुका है, सरकारी गंदुम जो है वो बर्बाद हो रही है, जानवरों की खुराक के लाले पड़े हैं, जानवर तो जानवर, इंसान मर रहे हैं। वो जो आपने नक्शा खींचा, आपसे बेहतर मैं नहीं बता सकता, आपने इंट्रो में जिन अल्फाज में ये नक्शा खींचा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रायोरिटीज का फुकदान है। हमारी हुकूमतें, चाहे विफाक हो चाहे सूबा, उनकी प्रायोरिटी यस बिल्कुल इमरान खान पर तबर्रा इस वक्त है। वो सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के अमल से बिल्कुल दूर हैं। आपने डेंगी की बात की, पूरे मुल्क में, पूरे सिंध में इस वक्त डेंगी जो है वो भांबड़ की शक्ल इख्तियार कर गया है। 5000 एक इत्तला के मुताबिक अभी चैनल पे एक खबर चल रही थी कि 5000 अफराद जो है वो डेंगी का शिकार हो चुके हैं इस सूबे में। लेकिन सैलाब मुतासरीन की बहाली की तमन्नाई मुराद अली शाह और मुर्तजा वहाब, और इस वक्त जो हुकूमत है या उसके इत्तेहादी हैं, उनको शिकवा है कि इमरान खान जो है वो काबू क्यों नहीं आ रहा, सारी तवज्जो उधर है। सिद्दीक जान, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम हैक होने का इंकशाफ ये हो रहा है। अब मैंने देखा कि एक साहब ये सवाल पूछते थे कि जी ये स्विस अकाउंट क्यों नहीं हैक होते, ये जिनके सरे महल होते हैं उनके बारे में क्यों नहीं हैक होता, ये जाली अकाउंट जिन्होंने बनाए होते हैं उनके जाली अकाउंट्स क्यों नहीं हैक होते, लंदन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके हैक क्यों नहीं होते, ये गरीबों का ही माल हैक किस तरह से हो जाता है, उन्हीं का माल किस तरह से गायब हो जाता है, ये मरना उन्हीं के नसीब में क्यों है, बीमारियां उनके नसीब में क्यों है, और हुकूमत कहती है जी हम तो कुछ और कर ही नहीं रहे, हमें तो मुराद अली शाह से कहते हैं हमें तो जब इलेक्शन की खबर मैं देखता हूं मैं तो चेंज कर देता हूं चैनल। इसका मतलब है चैनल देखने का टाइम उनके पास है। देखें, ये गरीबों के अकाउंट हैक होने से तो ये सरे महल और ये प्रॉपर्टीज जो है वो बनाई जाती हैं, और वो अगर आप फेक अकाउंट्स के केस को पढ़ लें तो ये गरीबों का के अकाउंट हैक करके वो फेक अकाउंट चल रहे थे। अगर आप वो सारा केस पढ़ लें, आप FIA की रिपोर्ट पढ़ लें, आजकल मुस्लिम यूनियन एक DG FIA का बहुत हवाला दिया करती है बशीर मेमन साहब का, वो बड़ा उनके ऊपर सत्यवादी और कुर्बान जाते हैं। तो बशीर मेमन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये कहा था कि आसिफ अली जरदारी के फेक अकाउंट्स में जो केस हैं ये करप्शन के पैसे हैं, ये हराम के पैसे हैं, और उन्होंने कहा था कि ये हराम का पैसा, ये करप्शन का पैसा इनसे जो है वो रिकवर। मुस्लिम यूनियन के ही पसंदीदा DG FIA ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये बयान दिया था, और उस रिपोर्ट में एक एक चीज लिखी हुई है। तो ये इसी तरह से पहले भी आप देखें कि जब ये इक़्तिदार से गए थे और इमरान खान इक़्तिदार में आए थे तो फिर उस वक्त पता चला था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट का जो पैसा है वो किस किस के अकाउंट में जा रहा था और कौन कौन लोग वो हासिल कर रहे थे और कौन कौन लोग वो रिसीव कर रहे थे। तो ये अब भी आप देखेंगे कि जो सैलाब आया हुआ है, सैलाब की वजह से जो बायस इमदाद आ रही है, तो आप अगले साल देखिएगा कुछ लोगों के एहसास तो जगह बढ़ जाएंगी और फिर वो बता नहीं पाएंगे कि कहां से पैसे आए हैं, और फिर बाद में ऐसी कानून साजी होगी कि आप मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, न्यूज अपडेट से ब्रेक के बाद हम मसला कश्मीर क्यों नहीं उठाया शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, और फिर एक और स्कैंडल भी आ रहा है कि यहाँ सैलाब ज़दगान मुश्किल में और वहाँ किस तरह से याशियाँ की जा रही हैं, किन होटलों में ठहरा जा रहा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला, अब पता चला। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने बैनुल-अक़वामी दौरों पर हैं।
पहले वो बरतानिया गए, मलका बरतानिया के आखिरी रसूमात में उन्होंने शिरकत करनी थी और ज़ाहिर है कि मियां नवाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात भी करनी थी और वहाँ पर कुछ आम तैनातियों की डिस्कशन भी उन्होंने वहाँ पर उनसे की। लेकिन उसके बाद वो अमेरिका गए। बरतानिया में बहुत सी कंट्रोवर्सीज चली, लेकिन अमेरिका में वो महंगे तरीन होटल्स में ठहरे हैं और जितने भी उनके साथ लोग हैं महंगे तरीन होटल्स के महंगे तरीन कमरों में ठहरे हैं। क्या ये ज़रूरी था? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम वहाँ जाकर सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद मांगेंगे, तो वहाँ के लोगों के मेयार कुछ मुख्तलिफ हैं, वहाँ वो सवाल किए जाते हैं। मैं भी देख रहा था कि वहाँ जो अब बादशाह बन गए, जो प्रिंस हुआ करते प्रिंस चार्ल्स, अब किंग चार्ल्स, उनसे वो जब लोग मिल रहे थे किंग बनने के बाद, तो उनसे किसी ने कहा कि जी ये जो आपकी परेड हो रही है सारा हमारे टैक्स से पैसा जा रहा है, जो हम टैक्स दे रहे हैं और हमारे घरों में चूल्हों के लिए हमारे लिए मुश्किल हुआ है बिल देना। तो वहाँ पर इस तरह से होता है। तो सिद्दीक जान, ये कोई एहसास नहीं होता कि वहाँ वो लोग सवाल करेंगे कि जी इन होटल्स में तो हम नहीं ठहर सकते और आप उन होटल में आकर ठहर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि हम सैलाब ज़दगान की मदद करें, आपके मुल्क को बड़ी ज़रूरत है, इतना पैसा आपके पास है कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक एक कमरे का किराया लाखों रुपए है, 10-10, 25-25 लाख रुपए एक दिन का किराया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखिए इमरान खान साहब जब गए थे तो जरा देखिए वो कहाँ रहे थे और उसे उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ये जो अमेरिका है, यूके है, ये देखते हैं कि जो इन मुल्कों के सरबराहान आ रहे हैं उनका वो एटीट्यूड देखते हैं, उनका कंडक्ट देखते हैं। और इमरान खान साहब ने उसको भी कहा था कि वो देखते हैं कि एक तरफ ये गुर्बत का रोनर होते हैं, दूसरी तरफ आके यहाँ पे महंगे होटलों में ठहरते हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब को यही है। तो पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो इतना क्या जरूरी था कि वो वहां पर जाते। आप देखें सोशल मीडिया पे जिस तरह की बातें चल रही हैं, फिर अपनी बातों को नहीं रोक सकते, तो वहां से पार्सल कर देते हैं कि पाकिस्तान जिनको दफन कर दिया जाए। और आप मलका के लिए आप इतने मतलब आप गमगीन थे कि आप यहाँ से अवाम के टैक्स पैसों से वहां चले गए। असल मकसद जो है वहाँ पे मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करना था। और अगर आप मियां नवाज शरीफ का दौर भी देखें तो वो जहां भी दुनिया में जाना होता था वाया जो है वो यूके जाते थे अपने बच्चों से मिलने, अपना कारोबार देखने, अपने मामला देखने। और वो कितना अर्सा फिर वो जब उनका ऑपरेट भी हुआ था एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो वो उन्होंने यूके से जाके कराया था और वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट रहे और वहां से हुकूमत सारी चलती रही थी। तो अब भी यही कर रहे हैं और अवाम को नजर आ रहा है कि एक तरफ ये कहते हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं है, अवाम के लिए पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं, कर रहे हैं कि ये जनाब वहाँ महंगे होटलों में रह रहे हैं और दुनिया को भी ये मजाक अपना बनवा रहे हैं कि एक और सवाल जो बहुत पूछा जा रहा है, अब सब ये सवाल करें कि कश्मीर का मसला शंघाई ताउन तंजीम में ज़ाहिर इलाकाई तंजीम है, तो वहां पर उसकी कोई बात तो हो सकती थी, उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। किसी मुलाकात में कहीं कोई किसी स्टेटमेंट में, चले नरेंद्र मोदी का खौफ था अगर, तो किसी और से जब बात कर रहे थे उसमें तो डिस्कशन हो सकती थी, वहां पर भी कोई बात नहीं की। हत्ता कि अब हाल ये हो गया कि खौफ है जो कश्मीरी रहनुमा है उनमें कि ये अक़वाम मुत्तहिदा में बात करना ना भूल जाएं। तो अब हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन ने यह मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में कम से कम जरूर बात कर लीजिएगा कश्मीर की। देखिए मुझे लगता है कि अक़वाम मुत्तहिदा में बात करेंगे, इसलिए करेंगे कि इसमें दबाव बहुत बढ़ चुका है। जो इन्होंने अभी कश्मीर का जिक्र नहीं किया था, तो अब अक़वाम मुत्तहिदा में तो उनको करना पड़ेगा। वैसे ही है कि हुकूमत जिन मकासद के तहत मुसल्लत की हुई है उनमें से एक तो भारत के साथ तिजारत बहाल करना, भारत के साथ ताल्लुकात बहाल करना, और ये तो इमरान खान भी चाहते थे कि भारत से ताल्लुकात बहाल हो, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि कश्मीर के हवाले से जो इक़दाम हैं वो वापस किए जाए मोदी सरकार की जानिब से। लेकिन अब उन इक़दाम को वापस किए बगैर भारत के साथ तिजारत जो है वो शुरू की जा रही है और ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए जा रहे हैं। दूसरा जो मकसद था वो ये था कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए जाए। उसकी लड़ाई चल रही है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इसराइल रिपोर्ट कर रहा है कि इस दौरे हुकूमत में ये दूसरी तीसरी बार हो रहा है कि कोई वफद जा रहा है, बातचीत कर रहा है। तो ये दो बड़े मकासद और भी हैं इस हुकूमत को मुस्तलद करने के। मेरा ख्याल है कि उसी तरफ हम जा रहे हैं और इसलिए यह है कि कश्मीर के ऊपर जितनी कम बात करें उतना ज़ाहिर है ये अपने मकसद को आगे बढ़ाएंगे। और यही वजह है कि इन्होंने कश्मीर के ऊपर बात नहीं की। हालांकि ये पहली मरतबा हुआ है कि जब से ये फोरम बना है पहली बार हुआ है कि कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर गया और उसने कश्मीर के ऊपर बात नहीं की। नूर आरफीन, कश्मीर पर क्यों बात नहीं की वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने? कि अब ये कहना पड़ा जी अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर जरूर बात कर लीजिएगा और ये जो वहां पर स्टे है उनका, ये जरूरी होता है जब यहां से जाया जाए? अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगा भाई, कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म था जो वहाँ जाकर के फुटपाथ पे सोया है? किसी की तस्वीर आपने देखी है? कोई वीडियो आप मुझे हवाला कर दे सकते हैं? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो लोग हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, ख़ास तौर पे शरीफ टब्बर, ये जो है वो रॉयल फैमिली समझी जाती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये ज़मीनी, अल्लाह अकबर, मैं अब बड़ा सख्त जुमला इस्तेमाल करने वाला हूँ लेकिन कर ही देता हूँ, ये ज़मीनी फ़िरौन समझे जाते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये इस एक वक्त में बिल्कुल बेवक्त की रागनी थी।
आप इतना सारा जो है वो ताम झाम ले करके, इतना जो है वो डेलीगेशन ले करके और इतने महंगे महंगे होटलों में रिहाइश आप कर रहे हैं, दुनिया भर से आप भीख मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का मुकदमा मैं लड़ूंगा। ये बात यहाँ तक तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरे भाई ये पाकिस्तानी, ये लानतज़दा जो जमहूरियत हम पे मुसल्लत है ना, ये इसी के फ्यूज़ व बरक़ात हैं जो मैं आपको डे 1 से बताता चला आ रहा हूँ, लेकिन आप हैं कि मान के नहीं देते। भाई मेरे पाकिस्तान में कौन सा जमहूरी डाकू ऐसा आपने देखा था कि जो फर्श पे सोता था? कौन सा डाकू आपने पाकिस्तान में जमहूरी ऐसा पाया है कि जो 80 या 120 गज के घर से निकला हो और 80 या 120 गज के घर में रह रहा हो इस एक वक्त में? कौन सा ऐसा आदमी था कि जो वजीर आजम हाउस को जिसने जो है वो शादी हाल बना करके और उसके पैसे अवाम की जेब में अवाम की बहाली के लिए लगा दिए? कौन सा आपने ऐसा वजीर आजम देखा था कि जो चाय बिस्किट खा करके अवाम की बहाली में सुबह से शाम तक अपना पसीना जो है वो बहाता रहता था? भाई ये एक से बढ़ के एक नादिर और नायाब नमूने हैं मेरे भाई। ये सिर्फ ये है कि उसका वाला चोर बुरा है, मेरा वाला चोर हाजी है। इस वक्त भी जो एहतसाब के नाम पर कार्रवाइयां हो रही हैं, हर दूसरे दिन अखबारात आप उठा के देख लें, पंजाब इनके खिलाफ FIR काट रहा है, ये उसके खिलाफ FIR काट रहे हैं। अच्छा, होना दोनों का कुछ नहीं है। मैं आपसे पहले दिन कह चुका हूं, एक की बेटी दूसरे के घर, दूसरे का भाई तीसरे की बहन से ब्याह हुआ है। सब ने एक दूसरे के साथ पेट से पेट मिलाए हुए, सब ने एक दूसरे के साथ जो है वो एक टांग एक हाथ फंसा करके रखा हुआ है। ये कभी भी एक दूसरे को बेदस्तोपार नहीं करते। पाकिस्तान में सियासत का बुनियादी उसूल ये है कि एक गोशा, एक दरवाजा, एक खिड़की, एक रोशनदान खुला रखो, बिल्कुल दबा करके मत मार देना, क्योंकि अगली दफा जब उसका जोर चलेगा तो फिर तुम्हारे साथ क्या कुछ होगा। ये आपकी सोच है, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, ये शाखर्चियों का वक्त नहीं है। ठीक है, आरफीनामा होगा, जमहूरियत इसी चीज का आरफीनामा होगा कि फौरी बात कहीं जाएगा नहीं। अब पता चला। अब पता चला। वक्त है आरफीनामा का। जी आरफीन। जी उसामा, ये तीसरा कंसेक्यूटिव प्रोग्राम है सिंध पीस की कारकर्दगी पर बेसिकली हम जायजा ले रहे हैं। पहला प्रोग्राम हमने यूं ही किया था, दूसरा प्रोग्राम हमने इसलिए किया था क्योंकि जिसको कहते हैं कि पेशी की हिदायत हुई थी और हम पेश नहीं हुए, और तीसरा प्रोग्राम मैं अब जिद में कर रहा हूं। इसलिए एक होता है, सबसे पहली बात ये सुन लीजिए, एक होता है क्राइम रिपोर्टर और एक होता है क्रिमिनल रिपोर्टर। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी छोटी छोटी बातों से, मैं इसको छोटी बात कहता हूँ, शायद लोग इसको बड़ी बात समझते हैं, आप बड़ी तारीफ करते हैं, पता नहीं अल्लाह ताला आपको इखलास का बेहतरीन नजर अता करे, लेकिन मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि इस एक प्रोग्राम से इतनी हलचल मच जाएगी। मुख्तलिफ जगह के क्रिमिनल रिपोर्टर्स ने हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट को, हबीबुल्लाह साहब को राब्ता किया और उनसे एक हसरत का इजहार फरमाया कि कितना पैसा और कहाँ। तो मैंने कहा कि मैं ऑन एयर शुक्रिया अदा कर दूं आप तमाम लोगों की इस ऑफ़र का। अल्लाह का शुक्र है, सैलरी टाइम पे है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 120 गज के घर में और सेकेंड हैंड गाड़ी में मस्त हूँ, वज़ीर से भी ज़्यादा मज़े लूट रहा हूँ। पैसों की ज़रूरत कोई नहीं है, लेकिन आपकी ऑफ़र के जवाब में आज का प्रोग्राम पेश खिदमत है। इसको भी ज़रूर सर्कुलेट कीजिएगा, वरना यकीन कीजिए दिल में एक तमन्ना धरी रह जाएगी। कराची के शहरियों ने सिंध पुलिस की अजीमुशान इन्वर्टेड कॉमाज में कारकर्दगी के बाद, अजीमुशान कारकर्दगी के बाद कानून को अपने हाथों में लेने का सिलसिला अभी तक जारी है। खबरें बता रही हैं अयूब गोट में डाकू को गोली मारकर और फिर तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया। ये सारी खबरें शाया शुदा हैं, सब मेरे सामने मेज पे धरी हैं। एक और खबर बता रही है शहरियों ने एक और डाकू मार दिया। रवामा 8 डाकू हलाक और कई जख्मी कर दिए। पुलिस की कारकर्दगी से नाला शहर के नौजवानों की जानिब से डाकुओं के खिलाफ सड़कों पर ही अदालत लगाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पुलिस कहां है, इसका जवाब पुलिस के हाई अप्स को देना बनता है, अगर वो दें। एक और खबर बता रही है शहरियों ने 3 डाकुओं की दुर्गत बना दी। एहसनाबाद में शहरी ने डाकू पर गोली चला दी, मुलजिम जख्मी। कोरंगी में भी 2 मुलजिमान पर बदतरीन तशद्दुद। एक और खबर मुझे बता रही है रवामा के 12 दिनों में 12 शहरी डकैती मजामत पर कत्ल।
रवा माह के 18 दिनों में 12 दिनों में 12 शहरी डकैती मजामत पर कत्ल, जबकि 30 जख्मी हो गए। साल के पहले 8 माह में स्ट्रीट क्राइम्स की 58,000 वारदातें हुई। तफसीलात के मुताबिक डाकुओं ने इस अरसे के दौरान 71 शहरियों की जान ली, 300 से ज्यादा जख्मी हुए, 34,000 मोटरसाइकिलें छीन ली गई, 19,500 मोबाइल फोन छीन लिए गए। कराची के सीसीपीओ का आईजी सिंध का कहना अब भी यह था, कराची क्राइम रैंकिंग इज बेटर देन न्यू दिल्ली। भाई साहब, न्यू दिल्ली का नहीं हूं मैं कराची का हूं, और आप आईजी भी जो है वो सिंध के ही हैं। सिंध का हिस्सा है मेरा ख्याल है कराची, कम से कम पीपल्स पार्टी तो हमें ये बताती है। आप मुझे दिल्ली घुमाने के चक्कर में लगे। मैं आईजी आपको सिंध का बनाया है। एआईजी साहब जावेद आलम ओडू, जिनकी कल नजर उतारी थी, वो फरमा रहे थे कि कराची के ताजिर अपने खुद दुश्मन है, वारदातें पूरे मुल्क में हो रही हैं। कराची में बिलावजह आपने जो है वो कोहराम मचाया हुआ, जबकि सीपीएलसी के मुताबिक 18,000 गाड़ियों की बनिस्बत अब सिर्फ 13,000 गाड़ियां चोरी हुई हैं। गोया 13,000 गाड़ियां हराम के पैसों से थी, इसलिए उनके लिए कुछ नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कराची की पुलिस ने कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है जी। भाई साहब, वो लगाना जरा पुलिस स्टेशन खोखरापार का, वो जो 2 तस्वीरें मैंने भेजी थी आपको लूप में, ये खोखरापार पुलिस स्टेशन है। यहां पर वारदातें, जाहिर है कि यहां पे और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। 2 पुलिस स्टेशन की मैंने तस्वीरें भेजी थी, और साथ में एक हमारे सिपाही भैया की। पहले वो 2 पुलिस स्टेशन की तस्वीरें लगाएं जी। कराची में मलीर खोखरापार थाना ये कहलाता है। जराइम की बीखकनी के लिए, सरकूबी के लिए मुल्जिमों की, मेरा ख्याल है मुजरिमों की ये बनाया गया होगा, मेरा गुमान है। अच्छा, मेरा गुमान है। यहां पर एक वारदात हुई है, यहां पर एक वारदात नहीं हुई, यहां दिन दहाड़े मुख्तलिफ वारदातें हो रही हैं। कल रात को, परसों रात को 9 बजे 4 मोटरसाइकिलों पर सवार भारी असलहे से लैस मुल्जिमान लोगों को लूटने वहां पहुंचे। इससे पहले कि वो लूट पाते, पीछे से कोई एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई आ रही थी। अल्लाह ताला ने गरीबों पर रहम कर दिया, उनकी मता लुटने से बच गई। एक घर में एक बच्ची की शादी थी, उसके घर का सफाया सुबह 6:30 बजे डाकू अंदर उतर करके सबको स्प्रे करके और वो करके जो है वो चले गए। ये मेरे सामने उस बच्चे की एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन का लूप लगा दो भाई, उस पे बड़ी बड़ी मोहर लगी हुई है खोखरापार थाने की। अच्छा। अब एफआईआर नहीं काटी जा रही, अब जो है वो कच्ची रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, अब कच्ची एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही। अब आपको सिर्फ और सिर्फ थाने वाले ये कहते हैं कि जी आप एप्लीकेशन दीजिए, हमसे रिसीविंग ले लीजिए और दफा हो जाइए। ये है वो एप्लीकेशन, ये है वो एप्लीकेशन खोखरापार थाने के एसएचओ के नाम। एप्लीकेशन रिसीव करके उन्होंने जो है वो बात को खत्म कर दिया। अब पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस हवाले से जो कुछ कर रहे हैं ये खोखरापार थाना बता सकता है। मैं आपको ये बता सकता हूं ऑन एयर कि ये थाना इतना अजीमुशान ट्रैक रिकॉर्ड का हामिल है कि यहां पे रात के 15 बजे कोई भी आदमी किसी भी औरत को लेकर के जाए तो थाने वालों का दिल पिघल जाता है। उसके बाद वो किसी भी शरीफ आदमी को, मुअज़्ज़िज़ ही क्यों ना हो, उसको फोन करके और थाने बुलाते हैं और कहते हैं आपके खिलाफ जो है वो कंप्लेन आई है। ये इस थाने का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये इस थाने का ट्रैक रिकॉर्ड है। अब इस थाने के चौधरी की तस्वीर दिखा दें भाई, ये फराज अली इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये इस थाने के एसएचओ हैं। इनसे गरीब ने मुलाकाती ने हसरत का इजहार किया। इनसे मुलाकात कुछ यूं समझिए हो भी गई, लेकिन जो रौनक दिखाई गई वो गरीब बेचारा बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा करके भागा भाई। हाँ, ये एसएचओ साहब हैं, एसएचओ फराज अली साहब। ये पहले एसएचओ नहीं है जिन्होंने थाने को अपने कंधे पे बल्कि अपने सर पे उठा रखा है। इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह वहां जितने भी आते रहे हैं, और कोशिश ये होगी मेरे ख्याल है डिपार्टमेंट की कि पुलिस का है फर्ज मदद इन्वर्टेड कॉमास में हमारी, तो वहां पे ये सिलसिला जारी है। सीसीपीओ, आईजी, डीआईजी और फलाने को अगर राउटर वाली गाड़ियों में घूमने से, चमचे रिपोर्टर्स को बिठा करके अच्छी सादा खुशबू ब्रीफिंग देने से फुर्सत मिले तो काइंडली जरा थोड़ा सा इस तरफ भी देखिए। ये एक थाने का अहवाल है, एक थाने का। अगर मैंने फाइलें खोली तो मैं पूरे थानों के पीछे पड़ जाऊंगा और फिर हर आरफीन नामा रोजाना इसी मौजू पे होता रहेगा। मैं आपको ये बता दूं, कराची पुलिस ने इस दौरान में एक काम किया था। कराची पुलिस ने पुलिस एहलकारों के लिए बॉडी कैमरे जो है वो लगाने की बात हुई थी। बॉडी कैमरे के नताइज पर इस वक्त गौर खौज जारी है। खबर बता रही है आईजी की जेर सदारत इजलास में डकैती और रेजनी की वारदातों पर गौर किया गया। गोया साहब लोग अभी तक गौर कर रहे हैं, यहां लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया है।
लोगों ने अब बस यही रह गया कि क्लाशनकोव के बर्स्ट मार करके इन मुलजिमों को, इन बदबख्तों को खून में नहला दें। तो क्या हमारी पुलिस, हमारा सिंध पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे सिंध पुलिस के जो चैंपियंस हैं, जो ठेकेदार हैं, कानून नाफिज करने वाले, हमारी ये पुलिस जो है, ये क्या सिर्फ गरीब आदमी को उसकी जेब में चर्च डाल करके और उसको थप्पड़ उप्पड़ मार करके उनसे जो उनके मालो मता होता है सुबह 6 बजे छीनने का फरीजा अंजाम देती रहेगी, या इसमें गरीबों के लिए, एक आम आदमी के लिए रिलीफ भी मिलेगा? कराची के एक ऐसे इलाके में जहां छीना झपटी नामुमकिन है, उसामा गाजी साहब, मैं पिछले प्रोग्राम में ये बता चुका हूं, एक ऐसी मुकद्दस जगह पे जाकर के अंदर घुस करके सिक्योरिटी को जुल दे करके और बाकायदा वारदात हुई है। सिक्योरिटी मैनेजर की वजह से सिर्फ वहां एफआईआर नहीं काटी गई। पुलिस की कोशिश इस वक्त ये है, थानों, मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त, बल्कि इस एक थाने की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां मौजूद एक शरीफ आदमी की इत्तला के मुताबिक ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि जी आपने क्राइम की इन वारदातों की सरकूबी जो करनी है वो तो करते रहिएगा, लेकिन अगर एफआईआर कट गई तो मामलात बड़े टेढ़े हैं। मैं आपको ये बता दूं एक खबर, औरंगी टाउन में 10 डाकुओं ने, अब आप इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का इससे बड़ा मुजाहरा कहां देखेंगे? कराची पुलिस की मौजूदगी कितनी बड़ी सवालिया निशान है। औरंगी टाउन में 10 डाकुओं ने घर से 50 लाख रुपए और जेवर लूट लिए। ये अलग बात है जो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि ये घर था मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुन वसीम कमांडो का। अब आपको क्या ये भी बताना पड़ेगा? अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि बहरहाल ये मामला कहां से आया, चूंकि वो कमांडो थे इसलिए उनके घर में 50 लाख रुपए थे, लेकिन बहरहाल वारदात तो हो गई। मेरा ख्याल है सीसीपी और आईजी डीआईजी इस तरफ भी तवज्जो देंगे। जी, अब ये जिस तरह से हमने मुसलसल अपने पिछले 2-3 प्रोग्राम, ये तीसरा प्रोग्राम है, उसमें जिस तरह आरफी नामा में हाईलाइट किया है कराची में इस वक्त क्राइम की क्या सूरत हाल है, और दुख इस बात का होता है कि उसके जवाब किस तरह के दिए जाते हैं, या फिर फ़ोन कॉल्स करके किस तरह से ऑफर्स की जाती हैं कि जनाब बस इस काम को छोड़ दें, और फिर जाहिर है कि आरफीन फिर दोबारा उसी बात पर प्रोग्राम करते हैं कि जनाब आप हमें ऑफर करेंगे तो हम मजीद इस पर बात करेंगे। लेकिन बात यह कि इसका कोई हल निकालना चाहिए। जिस तरह उन्होंने दरखास्त भी दिखाई, क्या इसको रिपोर्ट भी किया जाता है? क्योंकि अदाद शुमार जो आते हैं उनमें कई क्राइम्स रिपोर्ट भी नहीं होते, और फिर इस तरह का जवाब कीजिए यहाँ तो कोई क्राइम ही नहीं। जब आप एक बीमारी को या एक जुर्म को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हाँ ये मसला है, तो फिर आप उसका तदारुक कैसे करेंगे? प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।